हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 जुडिशरी, सिविक्स बुक ग्रेड 8 से। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आपको क्या मिलता है कि हमारी जो कंट्री के कोर्ट्स हैं उनके द्वारा क्या कार्य किए गए हैं उनके बारे में आपको एक आइडिया मिलता है। बट आपने कभी सोचा है कि हमें इन कोर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि यूनिट 2 में पढ़ा था कि इंडिया में जो है रूल ऑफ लॉ है। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ जो है वो हर नागरिक के लिए बराबर है और कुछ ऐसे खास फिक्स्ड प्रोसीजर्स हैं जिसको फॉलो करना जरूरी है अगर किसी भी लॉ का उल्लंघन किया जाता है। अब ये जो रूल ऑफ लॉ है इसको लागू करने के लिए हमारे पास एक जुडिशियल सिस्टम है जिसमें जो है एक कोर्ट का मैकेनिज्म है और सिटीजन कोई भी हो वो उस कोर्ट को अप्रोच कर सकता है जब भी किसी भी लॉ को वायलेट किया जाता है। क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है इसलिए जुडिशरी बहुत ही अहम रोल प्ले करता है इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसकी फंक्शनिंग में। ये इस तरह का रोल इसलिए प्ले कर सकता है क्योंकि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब हुआ? क्या कोई कोर्ट जो है हमारे एरिया के अंदर या जो सुप्रीम कोर्ट है न्यू दिल्ली के अंदर उसके बीच में कोई कनेक्शन है? तो ये सब जो चीजें हैं इसके बारे में जानने के लिए हमें अपने चैप्टर को पढ़ना और समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो जुडिशरी होती है उसका क्या रोल होता है। कोर्ट जो है वो बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन पर डिसीजन लेता है। वो ये डिसाइड कर सकता है कि कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट को मारेगा नहीं, या अगर बाई चांस दो स्टेट्स है उनके बीच में जो पानी नदी बह रही है उसकी शेयरिंग को लेकर जो है इसके बारे में डिसीजन ले सकता है, या वो लोगों को पनिश कर सकते हैं अगर उन्होंने खास तरह का क्राइम किया है। तो हाँ, कहने का मतलब ये है कि जो काम जुडिशरी करता है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ खास चीजों में। पहला है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जुडिशियल सिस्टम जो है एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसमें चाहे नागरिकों के बीच में हो, चाहे नागरिक या गवर्नमेंट के बीच में हो, चाहे दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो या सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो, अगर उनके बीच में कोई मतभेद है तो जुडिशियल सिस्टम एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिससे उस मतभेद को सॉल्व किया जा सके। दूसरा है जुडिशियल रिव्यू। फाइनल इंटरप्रेटर यानी जो व्याख्या करने वाला होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके नाते जुडिशरी को ये पावर है कि वो जो है किसी भी पर्टिकुलर लॉ को रोक सकता है जो पार्लियामेंट द्वारा पास करी गई है अगर उसे ऐसा लगता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसका वायलेशन हो रहा है, तो वो जो है उस पावर को या उस लॉ को कैंसिल कर सकता है। इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तीसरा है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट। हमारे इंडिया के हर एक सिटीजन जो है वो अप्रोच करता है सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को अगर उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट किया गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने क्लास 7 बुक में पढ़ा था हकीम शेख के बारे में, जो कि एक एग्रीकल्चरल लेबर थे और वो चलती ट्रेन से गिर गए थे जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो गए थे और उनकी कंडीशन खराब होती चली जाए थी क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने उन्हें एडमिट करने से मना कर दिया था। जब इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और सुना गया तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत हर सिटीजन को अधिकार है राइट टू लाइफ का, जिसमें राइट टू हेल्थ भी शामिल है। इसलिए उन्होंने जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि उनको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा उस पूरे लॉस का, साथ ही साथ उनको ब्लूप्रिंट देना होगा एक प्राइमरी हेल्थ केयर का, खासतौर से ट्रीटमेंट को लेकर पेशेंट्स के इमरजेंसी के दौरान। तो ये एक तरह से डिसीजन जो है कोर्ट द्वारा लिया गया। अब बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है। सपोज एक सिचुएशन को इमेजिन करो जिसमें बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन जो है उसने आपकी परिवार की जो जमीन है उस पर कब्जा कर लिया। अब जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें पॉलिटिकल जो है या पॉलिटिशियंस जो है उनकी ये पावर हो सकती है कि वो किसी भी जज को अपॉइंट करे या डिसमिस करे अपने ऑफिस। जब आप केस को लेकर कोर्ट जाएंगे तो जज क्या करेगा, वो पूरी तरह से पार्शियल हो जाएगा पॉलिटिशियन की प्रति। अब ये जो कंट्रोल है कि पॉलिटिशियन जो हर एक जज के ऊपर अपना होल्ड कर रहे हैं, ये किसी भी जज को अलाउ नहीं कर सकता कि वो जो है इंडिपेंडेंट डिसीजन ले, क्योंकि पॉलिटिशियन ने उसको रखवाया है, वो पॉलिटिशियन के फेवर में ही काम करेगा। तो ये जो इंडिपेंडेंस की कमी है इसकी वजह से मजबूर होकर जज जो है सारे जजमेंट्स जो है वो पॉलिटिशियन के फेवर में देगा। अब कहने को हमने ये बात सुनी है
कि जो रिच या पावरफुल लोग हैं इंडिया में वो ज्यादातर जुडिशियल प्रोसेस जो होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इस तरह की सिचुएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए उसने जुडिशरी को जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रखा। अब एक पहलू जो इस इंडिपेंडेंस का है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। जैसा हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि ये एक मुख्य फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो और ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, वो जुडिशरी के काम में दखलंदाजी नहीं कर सकते। ये जो कोर्ट्स है ना तो ये गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और ना ही उनके बिहाफ पर एक्ट कर सकते। अब ये जो सेपरेशन ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं इसमें ये बहुत प्रमुख हो जाता है कि जितने भी जजेस हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, वो चुने कैसे जाते हैं। बहुत ही कम इंटरफेरेंस होता है जो और ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की उनके द्वारा। एक बार जब ये ऑफिस में अपॉइंट कर दिए गए तो उनको हटाना भी जज को इतना आसान नहीं है। ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस ही है जिसके कारण कोर्ट्स जो है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं कि कभी भी पावर का मिसयूज ना किया जा सके लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन की हैं उनको प्रोटेक्ट करने में, क्योंकि कोई भी जो है वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अगर उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो राइट्स है उनको वायलेट किया गया है। हमारे कंट्री के जो कोर्ट्स है उनका स्ट्रक्चर कैसा है। बहुत सारे अलग अलग कोर्ट्स हैं कंट्री के अंदर। कहने को 3 डिफरेंट लेवल्स हैं हमारे यहाँ कोर्ट्स के कंट्री के अंदर। बहुत सारे कोर्ट्स लोअर लेवल पे हैं जबकि सिर्फ एक जो है बिल्कुल टॉप पे है। वो कोर्ट्स जिससे ज्यादातर लोग इंटरेक्ट करते हैं वो है सब ऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पे होते हैं, टाउन्स में होते हैं और हर तरीके के जो है एक तरह से केसेस सुन लेते हैं। अब हर स्टेट जो है डिवाइड होता है डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें कौन होता है, एक डिस्ट्रिक्ट जज। हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है जो कि सबसे हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है उस स्टेट का। उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट है जो कि लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और उसमें कौन बैठते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए जाते हैं वो जितने भी और कोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर उन पर लागू होते हैं। हाई कोर्ट जो है सबसे पहले एस्टैब्लिश किए गए थे 3 प्रेसिडेंसी सिटीज जो होती है हमारे सिटी इंडिया के, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1862 में। जो हाई कोर्ट दिल्ली का है वो एग्जिस्ट हुआ 1966 में। आज की डेट में 25 हाई कोर्ट्स हैं जबकि बहुत सारे स्टेट्स जो है उनके अपने खुद के हाई कोर्ट्स हैं। पंजाब और हरियाणा कॉमन हाई कोर्ट शेयर करता है चंडीगढ़ में। 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के हैं उनका कॉमन हाई कोर्ट है गुवाहाटी में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इनके सेपरेट हाई कोर्ट्स हैं जो कि 1 जनवरी 2019 से लागू हुए हैं। कुछ हाई कोर्ट्स की जो बेंचेस हैं वो और भी स्टेट्स के हिस्सों में हैं और काफी हद तक उनकी पहुंच भी एक तरह से एक्सेसिबिलिटी भी है। अब क्या ये जो अलग अलग लेवल्स है कोर्ट के ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? हाँ, इंडिया में हमने जिस तरह से जुडिशियल सिस्टम बनाया है उसका मतलब ये है कि जो डिसीजन हायर कोर्ट द्वारा लिए जाएंगे वो लोअर कोर्ट को मानने पड़ेंगे। एक और दूसरा तरीका इस चीज को समझने का है, उसे कहते हैं एपिलेट सिस्टम जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंसान जो है वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है अगर उसे लगता है कि जो जजमेंट पास किया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा उससे वो सहमत नहीं है। अब अगर इस चीज को हम ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं एपिलेट सिस्टम को, तो हम एक केस लेके चलते हैं, स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। ये लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का केस है। फरवरी 1980 में लक्ष्मण कुमार जो हैं उनकी शादी जो है 20 साल की सुधा गोयल से हुई और वो एक फ्लैट पे रहते थे दिल्ली में लक्ष्मण ब्रदर्स और उनकी फैमिली के साथ। 2 दिसंबर 1980 को सुधा जो है उनकी जलने के कारण हॉस्पिटल में डेथ हो। उनकी फैमिली ने जो है केस फाइल किया कोर्ट के अंदर। जब ये केस जो है ट्रायल कोर्ट में सुना गया तो 4 उनके जो पड़ोसी थे उनको गवाह के तौर पे बुलाया गया। उन्होंने ये बताया कि दिसंबर 1 की नाइट को उन्होंने सुधा को चिल्लाते हुए सुना और वो जो है तेजी से लक्ष्मण के फ्लैट की तरफ भागकर गए। उन्होंने देखा कि सुधा जो है वो खड़ी थी, उसकी साड़ी में आग लग गई थी और वो जल रही थी। उन्होंने आग बुझाने की कोशिश करी। सुधा को जो है एक गनी बैग में रैप करने की और ब्लैंकेट में रैप करके आग बुझाने की कोशिश की। सुधा ने उन्हें बताया कि उनकी मदर इन लॉ जो शकुंतला है उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया था और उसके हस्बैंड ने जो है आग लगा दी।
अब ट्रायल के दौरान जो मेंबर थे सुधा की फैमिली के और जो नेबर थे, उन्होंने ये बताया कि सुधा को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था उनके इन लॉज के द्वारा, और वो लोग जो है बहुत ज्यादा कैश की डिमांड कर रहे थे, स्कूटर, फ्रिज, और साथ ही साथ जैसे ही पहले बच्चे का जन्म हुआ था उस पर उनकी ये डिमांड्स बढ़ गई थी। अब अपने बचाव में लक्ष्मण और उनकी मदर ने जो है ये कहा कि सुधा की साड़ी में जो है एक एक्सीडेंटली आग लग गई जब वो दूध गर्म कर रही थी। अब इस और जो बाकी एविडेंसेस थे, सबूत थे, उनके आधार पर जो ट्रायल कोर्ट थे उन्होंने लक्ष्मण को कन्विक्ट मान लिया। उनकी मदर इन लॉ शकुंतला और उनके जो ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र थे, और उनको तीनों को जो है फांसी की सजा दी। नवंबर 1983 में ये तीनों एक्यूज जो है वो हाई कोर्ट गए अपील करने के लिए जो ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसके खिलाफ। हाई कोर्ट ने जो है जब इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुना, जो भी लॉयर्स थे उनके, उन्होंने ये डिसाइड किया कि सुधा जो है वो एक्सीडेंटल फायर की वजह से उसकी डेथ हुई है, जो कि केरोसिन स्टोव के कारण लग गई। लक्ष्मण, शकुंतला, सुभाष चंद्र जो है उनको छोड़ दिया गया। आपको याद होगा जो फोटो एस्से था वुमेन्स मूवमेंट पर, क्लास 7th बुक, आपने देखा होगा किस तरीके से 1980s में जो है वुमेन्स ग्रुप ने पूरे कंट्री के अंदर डाउरी के वजह से जो डेथ हो रही थी, यानी दहेज की वजह से जो डेथ हो रही थी, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था जिस तरह से कोर्ट्स फेल हो रहे थे न्याय देने में। तो जो अबव हाई कोर्ट जजमेंट था, इससे क्या हुआ, जो लेडीज थी उनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई, उन्होंने प्रदर्शन किए और एक सेपरेट अपील फाइल करी हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स के थ्रू। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस अपील को सुना। जो लक्ष्मण और उनके 2 मेंबर्स थे फैमिली के, उनको छोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा आर्ग्यूमेंट्स को सुना लॉयर्स के द्वारा और इस निष्कर्ष पे पहुंची जो कि हाई कोर्ट से अलग था। उन्होंने पाया कि लक्ष्मण और उनकी मदर गिल्टी थे, लेकिन उनके ब्रदर इन लॉ जो सुभाष थे उनको छोड़ दिया क्योंकि उसके खिलाफ बहुत ज्यादा सबूत नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो भी एक्यूज हैं उनको आजीवन कारावास दिया जाएगा।